नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात बताता हूं। और भारत की बात में आज बात सबसे पहले तेलंगाना की करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद अब सबकी नजर तेलंगाना पर है। वहां 30 नवंबर को वोटिंग है। प्रचार आखिरी दौर में है। जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी, ओवैसी की एआईएमआईएम यानी सारी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्य मुकाबला बेशक कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, लेकिन बीजेपी भी अचानक सेंटर स्टेज पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि अचानक ये कैसे हो गया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। आज तेलंगाना के कई राजनेताओं से मेरी बात हुई। इनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लीडर हैं। इसके अलावा मैंने बीआरएस से जुड़े लोगों से भी बात की। इन सब से बात करने पर तो यह पक्के तौर पर समझ में आने लगा कि बीजेपी इस बार मुकाबले में है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना की 119 में से सिर्फ एक सीट जीती थी, इसलिए इस बार का डेवलपमेंट हैरान करने वाला है। लिहाजा कुछ सवाल लाजमी है। क्या है वो सवाल? सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी इस बार तेलंगाना में बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है? सवाल नंबर 2, अगर बीजेपी को बढ़त मिलती तो नुकसान किसे होगा? कांग्रेस को, बीआरएस को या एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को? सवाल नंबर 3, तेलंगाना में मुसलमानों का वोट किसी एक पार्टी को जाएगा या बंट जाएगा? पहले सवाल की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। और हमारा पहला सवाल यही था कि इस बार तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगी? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब हम आपको एबीपी न्यूज पर सटीक विश्लेषण के साथ नतीजे दिखाएंगे। लेकिन इस बार तेलंगाना में जो होगा वो सबको चौंका सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका आधार क्या है? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना के करीमनगर में क्या कुछ कहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आए दिन बम धमाके होते थे। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है, वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। राजस्थान में वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी के सारे बड़े नेता तेलंगाना में डटे हुए हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने तेलंगाना में जिस तरह ताकत झोंकी है वो बड़े सिग्नल दे रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए मैंने हैदराबाद में कई संपादकों, पत्रकारों और अपने कई साथियों से बात की। इसके बाद एक चीज क्लियर हो गई। तेलंगाना में बीजेपी खुद सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन इस बार बड़ा गेम जरूर कर सकती है। वो कैसे? बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुकाबले में दिखाई दे रही है। मतलब मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और बीजेपी के इनसाइडर्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इनकी पार्टी इनमें से ज्यादातर सीटों पर बाजी मार सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी घटना है। आपको बता दें कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, कौन हारेगा, हम इस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। सारे दावे उन्हीं पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं जो तेलंगाना में चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तेलंगाना में इस बार बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीआरएस और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बीजेपी कर रही है। इन हमलों के लिए बीआरएस के वायदों को आधार बना रही है। जो वायदे कौन कौन से हैं अब मैं आपको वो बता देता हूं कि किन वायदों को लेकर बीजेपी भारतीय राष्ट्र समिति पर निशाना साध रही है। बीआरएस ने मुस्लिम आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% करने की बात कही है। 4 से 12 हो जाएगा मुस्लिम आरक्षण अगर बीआरएस आती है। बीआरएस का यह दावा है। मुस्लिम युवाओं के लिए हैदराबाद में अलग आईटी पार्क बनाया जाएगा मुस्लिम युवाओं के लिए। और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट भी बढ़ाने का दावा किया है केसीआर की पार्टी बीआरएस ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लग रहा है
कि उनकी पार्टी ने अल्पसंख्यक आरक्षण बढ़ाने का जो वायदा किया वो उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। केसीआर इसी वायदे के भरोसे लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हैं। आपको यहां एक बात और बता दें कि दक्षिण के किसी राज्य में आज तक ये कमाल कोई नहीं कर पाया कि जो लगातार तीसरी बार कोई मुख्यमंत्री बना हो। लेकिन के चंद्रशेखर राव उम्मीद पाले बैठे हैं और बीजेपी उन पर तीखे प्रहार कर रही है। इन्होंने तुष्टीकरण के लिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा लेगी और ये बैकवर्ड क्लास और SC ST का रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे। बीआरएस और बीजेपी की बात हमने आपको सुनाई। बीजेपी एक तरफ तुष्टीकरण के आरोप लगाकर बीआरएस पर हमलावर है तो दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर वो कांग्रेस को भी घेर रही है। दरअसल अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने भी कई वायदे किए हैं। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने पर 5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। इसके अलावा बेघर अल्पसंख्यकों को मकान बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए देने का भी वायदा किया है। लेकिन बीजेपी की लाइन लेंथ एकदम क्लियर है। यह बात तेलंगाना में प्रचार के दौरान कही गई योगी आदित्यनाथ की बात से साफ हो जाती है। तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। कांग्रेस और बीआरएस के वायदों और बीजेपी के आरोपों को देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तेलंगाना में तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है और इसमें हर पार्टी शामिल है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि और सवाल ये कि आखिर हर पार्टी ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेल रही है। इसके पीछे तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस और बीआरएस को पता है कि चुनाव में ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कैसे, अब जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। तेलंगाना की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 84 लाख है। इसमें मुस्लिम आबादी 54 लाख यानी करीब करीब 14% है। तेलंगाना के 7 जिलों की कई विधानसभा सीटों पर ये मुस्लिम वोटर खास असर रखते हैं। यही वजह सबके लिए वायदे हो रहे हैं। तेलंगाना की 45 विधानसभा सीट ऐसी है जहां हार जीत में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते आए हैं और इस बार भी स्थिति वैसी है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों को पता है कि मुस्लिम वोटर्स का साथ उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां उन्हें अपने पाले में रखना चाहती हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपना इतिहास इन सीटों का। हैदराबाद में मुसलमान वोटर ओवैसी की पार्टी को वोट देते रहे हैं और हैदराबाद से बाहर वो बीआरएस का साथ देते रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मुसलमान वोटर इस बार किधर जाएंगे। हमारे संवाददाता जैनेंद्र ने यही सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा। उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। कोई अगर कहा कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, वो कर रहा हूँ, ऐसा ये अट्रैक्ट करने की कोशिश की है तो कभी भी मुस्लिम उस बात को मानेंगे नहीं। वो पॉलिटिकली कॉन्शियस वोटर्स है और वो अपना निर्णय इलेक्शन के वक्त लेते हैं। आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन लिया, कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बात सही भी है। वोटर अपना नफा नुकसान देखकर ही किसी को वोट करता है, किसी को समर्थन देता है। पिछले 2 विधानसभा में मुसलमानों ने अपना समर्थन बीआरएस को दिया, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली दिखाई दे रही है। मुसलमान वोट बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच में बटी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ा है। यही बीआरएस की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं है। ओवैसी की कुल जो सीमा है ग्रेटर हैदराबाद की जो 9 सीटें हैं जिन पर वो लड़ रहे हैं, उसके बाहर मुस्लिम मतदाताओं पर उनका कोई खास असर नहीं है। तो बीआरएस की चिंता है कांग्रेस के प्रति बढ़ता मुसलमानों का रुझान।
देखिए, इसके वजह कांग्रेस का प्रचार तंत्र, कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स के बड़े तबके को यह समझाने में कामयाब रही है कि नेशनल लेवल पर बीजेपी का मुकाबला करना बीआरएस के बस में नहीं है। यह काम वही कर सकती है। मुस्लिम वोटर्स के लिए कांग्रेस और बीआरएस में मची इस खींचतान ने बीजेपी को बड़ा मौका भी दिया। अब बीजेपी इस मौके को कितना भुना पाती है, नतीजे आने पर तय होगा। लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब दक्षिण से उठती हसरतों की बात करते हैं, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। वो क्या, अब मैं आपको वो खबर बताता हूं। चुनावी राजनीति में नारों का बड़ा महत्व माना जाता है। 80 के दशक के आखिर में ऐसे ही एक नारे ने देश की राजनीति बदल दी थी। देखिए, ये नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जिसके लिए यह नारा लगाया जाता था वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, देश के 8वें प्रधानमंत्री, जिन्हें भारतीय राजनीति में मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। उन्हें वीपी सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर साउथ में कुछ ऐसा हुआ जिसने दक्षिण से उत्तर तक सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। क्या हुआ, अब मैं एक एक कर आपको वो बताता हूं। चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज कैंपस में वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा बनवाई गई। सीएम स्टालिन के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिमा का अनावरण किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। वीपी सिंह यूपी में पैदा हुए, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, ताउम्र उत्तर भारत में ही उन्होंने राजनीति की, लेकिन प्रतिमा उस राज्य में बनवाई गई है जहां की राजनीति उत्तर भारत से बिल्कुल अलहदा है। इसलिए स्टालिन के वीपी सिंह को याद करने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, ये भी कई चीजें पूछी जा रही हैं कि चेन्नई में वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के पीछे मकसद क्या है। यह पहला सवाल कि आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है। क्या 2024 के मंडल बनाम कमंडल बनाने की पूरी तैयारी हो रही है, या फिर स्टालिन तमिलनाडु से आगे राष्ट्रीय राजनीति में पैठ बनाना चाहते हैं। ये तीन सवाल जगजाहिर हैं और सामान्य तो उठना भी लाजमी है। दक्षिण की राजनीति में चेहरों पर अक्सर फोकस रहता है, खासतौर से तमिलनाडु में वहीं के चेहरे आइकन होते हैं, उन्हें ही प्रतीक बनाया जाता है जिनका संबंध तमिलनाडु से हो। राष्ट्रीय राजनीति के पुरोधा को पहली बार प्रतीक के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे यह सवाल लाजमी है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंडल मसीहा कहे जाने वाले वीपी सिंह को क्यों याद किया जाने लगा है। देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह का अगर संवैधानिक रूप से आप देखें, संवैधानिक रूप से ओबीसी के पक्ष में कोई सबसे बड़ा फैसला किसी सरकार ने, किसी नेता ने किया, तो वो वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके उसका फायदा उठाना चाहते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। और उनके नज़र से और बाकी जो इंडी अलायंस है, उन पार्टियों को लग रहा है कि ये 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वीपी सिंह के बहाने स्टालिन डीएमके की पहचान तमिलनाडु की चौहद्दी से बाहर नेशनल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। दक्षिण से असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर राव पहले ही राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके हैं। स्टालिन को भी यह मौका मुफीद नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे, इसके पीछे की वजह आपको गिनवाता हूं। देखिए, स्टालिन की पार्टी डीएमके और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वही इंडिया अलायंस जो जोर शोर से बना था, जिसकी 3 बैठकें हुई, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव ने अलायंस की शक्ल बदल दी। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच हुई तनातनी किसी से छिपी नहीं है। वैसे बात इतनी ही नहीं है, इंडिया अलायंस में अभी तक नेतृत्व को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इस रेस में नेशनल पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय क्षत्रप तक शामिल हैं। ऐसे में स्टालिन भी पीछे नहीं रहना चाहते और इसका पुख्ता वजह सामने अब आ चुकी है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। लोकसभा की 39 में से 38 सीटों पर डीएमके अलायंस का कब्जा है, यानी स्टालिन की पार्टी का कब्जा है। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है और जानना भी जरूरी है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद डीएमके ही सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव और स्टालिन के साथ आने से इंडिया गठबंधन को भी टेंशन हो सकती है। इंडिया अलायंस में कुल 26 पार्टियां हैं, लेकिन वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण के मौके पर
सिर्फ अखिलेश यादव को बुलाया गया, इसका मकसद क्या हो सकता है? जानकारों से इसको भी समझिए। बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से निपटने के लिए कोई हथियार, औजार कौन सा मिल सकता है, ये छटपटाहट के तहत ये सारी चीजें हो रही। देखिए, बात जो भी हो, चेन्नई में लगे वीपी सिंह की प्रतिमा के दो फायदे डीएमके को हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय राजनीति में आने का क्लियर मैसेज दिया जा सके, और दूसरा ये कि पार्टी का जो सपोर्ट बेस है उसे कंसोलिडेट किया जा सके। वही अखिलेश यादव को साथ लाकर उत्तर भारत की राजनीति में पैठ बनाने की स्टालिन की ख्वाहिश परवान चढ़ सकती है। मैं आपको विस्तार से यह भी बताता हूं कि कैसे। अब जरा इसको समझिए। सियासी लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश ही है। स्टालिन इस बात को बखूबी जानते हैं कि मौजूदा वक्त में बीजेपी को समाजवादी पार्टी की ही टक्कर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर भारत के तमाम सियासी क्षत्रपों में से सिर्फ अखिलेश यादव को ही बुलाया गया। अखिलेश यादव ने भी चेन्नई से दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने में देर बिल्कुल नहीं। स्टैच्यू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का साउथ में वजूद ना के बराबर है। यही हाल डीएमके का उत्तर भारत के राज्यों में है। ऐसे में एमके स्टालिन और अखिलेश यादव का वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के पीछे दो मकसद हो सकते हैं। पहला, सवर्ण समाज को यह संदेश देने की कोशिश कि वो उस शख्स का सम्मान कर रहे हैं जिसने देश के लिए निजी फायदा नहीं देखा, और दूसरा ये कि सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई का आगाज वीपी सिंह ने किया था उसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर मंडल और कमंडल या मंडल को टूल, पॉलिटिकल टूल की तरह कोई मानता है तो यह निसंदेह ये गलत बात है, क्योंकि मंडल कोई टूल नहीं है। मंडल एक अधिकार है, संविधान के तहत आरक्षण का प्रावधान है, और उस आरक्षण के प्रावधान के तहत ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को हक दिलाता है मंडल कमीशन। और उस हक दिलाने में जो योगदान है वीपी सिंह जी का, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। जातीय जनगणना इंडिया अलायंस का मुख्य मुद्दा है। समाजवादी पार्टी और डीएमके भी इसे लेकर मुखर रहे। इसलिए चेन्नई में भी वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण को सियासी फसल काटने के नजरिए से देखा जा रहा है। सियासी जानकार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। अगर स्टालिन इस बात को पकड़ रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक है। तमिलनाडु ऐसे भी सोशल जस्टिस की जमीन रही है। 1920 के आसपास वहाँ आरक्षण आ गया था, आज़ादी से बहुत पहले मद्रास स्टेट में। तो चीज़ें वहाँ पर, वो तो वहाँ पर लगभग कंसेंसस भी है। वहाँ मुझे नहीं लगता उसको लेकर कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां आरक्षण को लेकर एक ही राय रखती है। जब दोनों एक ही राय रखेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे होगी? तो पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स होगी। और स्टालिन का वीपी सिंह की मूर्ति लगाना एक तरह से उनकी जो स्वाभाविक पॉलिटिक्स है उसी का कंटिन्यूम है, एक कंटिन्यूटी है। जो नया है वो उत्तर भारत में सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का पहुंचना है। विपक्ष भले ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा है, लेकिन मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई खास तौर पर जटिल होती जा रही है। बीजेपी हिंदू वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके सियासी नफा नुकसान को लेकर भी सचेत है। वैसे स्टालिन और अखिलेश यादव का वीपी सिंह के बहाने साथ आने के पीछे भी यही वोट बैंक क्यों बड़ी वजह माना जा रहा है, इसको भी मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़ों के जरिए। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 50% से ज्यादा आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से अधिक सीटें हैं, जहां पर ओबीसी आबादी की मैं बात कर रहा हूं। 250 से अधिक सीटें हैं। देश भर में 400 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी समाज का असर है। देश में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। 2019 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में ओबीसी समाज का अहम रोल रहा। सवर्णों के बाद ओबीसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट दिए थे। साफ है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता ओबीसी वोटों से होकर ही जाता है। तमिलनाडु की राजनीति भी इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। तमिलनाडु में 70% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। राज्य में ओबीसी समाज के तहत 252 उपजातियां आती हैं। तो ऐसे में वहां पर ओबीसी राजनीति कितनी अहम है, ये आप समझ सकते हैं। स्टालिन के पिता एम करुणानिधि करीब 19 साल तक तमिलनाडु के सीएम रहे।
जिसमें सबसे बड़ा रोल तमिलनाडु के 70% ओबीसी वोटर्स का रहा। करुणानिधि खुद को शोषित समाज के अगुवा के तौर पर पेश करते रहे, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु की तरह ही यूपी में भी ओबीसी बड़ा वोट बैंक है। यूपी में करीब 42 से 43% आबादी ओबीसी समाज की है। लोकसभा की 50 में से ज्यादातर सीटों पर 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वोट विनिंग फैक्टर है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में, यूपी में ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा आबादी यादव समाज की है, जिसे समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल के दौरान बीजेपी ने भी ओबीसी समाज में गहरी पैठ बनाई। यूपी की ही बात करें तो योगी सरकार में ओबीसी समाज के 21 मंत्री हैं मौजूदा दौर में। पिछले साल नवंबर में बीजेपी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया था। करीब 1 महीने तक चले इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समारोह में तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठों के महंतों को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु के कल्चर को दुनिया के सामने रखा गया। 1 महीने के दौरान 3000 से ज्यादा लोग तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचे थे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी भी तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के से चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव को साथ लाकर स्टालिन बीजेपी की इसी रणनीति की काट भी खोज रहे हैं। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चेन्नई से स्टालिन और अखिलेश यादव ने 24 की चुनावी रणनीति में नए समीकरण बनाने का इशारा दे दिया है। अब बात देश के एक और बड़े राज्य बिहार की कर लेते हैं, जहां नीतीश कुमार के बयान को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। पटना के भीम संसद के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग भड़क गए। नीतीश ने क्या कहा, पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए, उसके पहले 7 में कोई आप ही बाहर निकलता था। अब आप देखिए तक क्यों चलता है, कैसा माहौल बना है। नीतीश कुमार ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन इशारों इशारों में लालू राबड़ी के शासन के दौरान बिहार की कानून व्यवस्था पर तंज कस दिया। ऐसे में आरजेडी भी कहां पीछे रहने वाली थी। हर आदमी के मन में इच्छा रहती है, और खास करके जो नेता होता है, हम आए तो दुनिया में ये सब कुछ जो है हुआ। तो लालू यादव ने समाज को बदला, तो समतल जमीन मिली है नीतीश कुमार को आगे बढ़ने के लिए। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा हो। नीतीश कुमार अक्सर ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे उन्हीं के सहयोगी असमंजस में पड़ जाते हैं। इसलिए सत्ता पर काबिज दोनों पार्टियों के आपसी खटपट भी विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका अक्सर देते रहे। क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, मैं नहीं जानता, पर राजद के नेता इस पे खामोश क्यों हैं? कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा, भाई हम लोग तो मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, नहीं निकल सकता था, पर ऐसे में राजद के लोगों की क्या मजबूरी है या किस लालच में वो इन तमाम बातों को, इस अपमान को सहन कर कर भी इस गठबंधन में है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं है जब नीतीश कुमार के बयान से आरजेडी असहज हुई है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के कई बयानों से बवाल हो चुका है। इसी महीने में पटना में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी सरकार के कई मंत्री सुर्खियां बटोरने के चक्कर में सरकार के अच्छे काम का क्रेडिट अपनी पार्टी को दे देते हैं। हाल ही में विधानसभा में महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। नीतीश कुमार की ये तमाम बातें कई सवाल उठाती हैं। सवाल यह है कि नीतीश के मन में आखिरकार चल क्या रहा है।